हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, आज MT5 का हम लोग का डिस्कशन है। तो हाँ, MT5 को मैंने फिर वही 2 सेक्शन में बाँट दिया है, ठीक है? तो एक सेक्शन वही जिसमें मैथ्स है, एप्टी के क्वेश्चंस है और इंग्लिश के, और एक आपका कोर का है। आज पहले हम लोग ये मैथ्स वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? विजिबल है स्क्रीन? ठीक है? उस ये क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 2 6 इन थ्रोइंग अ फेयर डाइस 4 टाइम। एक डाइस है, उसको हम लोग 4 बार थ्रो किया गया, 1 2 3 4, और इसमें पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग को एटलीस्ट 2 बार 6 मिले। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 2 टाइम। इसको हम लोग निकालने के क्या करेंगे, इसको हम लोग ये कर सकते हैं, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 0 टाइम और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1 टाइम। ये लिख सकते हैं इसको कि आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कम से कम 2 बार आपका 6 आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 2 टाइम, तो उसको निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 2 टाइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 0 टाइम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1 टाइम। लिख सकते हैं कि नहीं? हम्म। अभी देखिए ना, अब आपका डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या है, 1/6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, 6 डैश पहले से करके लिख दे रहे हैं, तो 1 माइनस 1/6 होगा, 5/6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आपका समझ में आ रहा है ना, डाइस में 6 होता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो गया, और उसमें 6 एक बार आ सकता है तो 1/6, तो 6 डैश का हो जाएगा, नॉट गेटिंग 6 का 1 माइनस 1/6 5/6 हो गया। ये हो गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 0 टाइम, अब इसमें क्या 4 बार हम लोग थ्रो किया गया, तो 4 बार में से एक भी बार आपका 6 ना आए, 4C0, तो 0 टाइम आपका 6 आया, तो 1/6 टू द पावर ऑफ 0। बाकी बाकी आप 0 बार 6 आया तो 4 बार आपका क्या आया, नॉट 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 5/6 है टू द पावर ऑफ 4। इससे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1 टाइम, तो 4 है तो 4C1। 4 में से कोई एक हम लोग को चूज करना पड़ेगा ना, 4C1 जहां पे 6 आए, और वहां पे 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 टू द पावर ऑफ 1। और बाकी 3 बार प्रोबेबिलिटी 6 ना आए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 टू द पावर ऑफ 3। ये होगा ना, ये होगा ना। इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, ये आपका आएगा 19 डिवाइड बाय 144, ये आएगा। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें कह रहा है कि एक डाइस को हम लोग 4 बार थ्रो किया गया है, पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस 4 में से कम 2 बार आपका 6 आए। उसमें कम से कम 2 बार 6 आए, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर, सर्वर प्रॉब्लम था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। कितने क्वेश्चन लगा दिए आप? अभी स्टार्ट किया हूं मैं, पहला ही क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है, ठीक है? देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो गए होंगे मेरे ख्याल से। देखो क्या कह रहा है कि एक डाइस, इसको हम लोग 6 बार थ्रो किए हैं, ठीक है? और सॉरी, एक डाइस है उसको हम लोग 4 बार थ्रो किए हैं, और इससे पूछ रहा है कि 4 बार थ्रो करने में उससे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार, मतलब 2 बार, कम से कम 2 बार आपका 6 आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 2 टाइम को क्या हम लोग, इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 2 टाइम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 2 टाइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 4 टाइम तक, ऐसे हो सकता है ना? ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 वन वन माइनस कर देंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 0 टाइम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1 टाइम। ये कर सकते हैं ना? इसको हम लोग दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 2 टाइम को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 2 टाइम को हम लोग क्या क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 2 टाइम
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 3 टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 4 टाइम। ये किस तरीके कर से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आपका 0 टाइम और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आपका 1 टाइम। 1 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो बाकी आपका क्या आएगा, एटलीस्ट 2 टाइम तो आएगा ही ना। तो ये हम लोग निकाल दिए हैं, 1 में से ये माइनस करके लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आया। 1 में से माइनस किए, 1 में से क्या माइनस किए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 0 टाइम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1 टाइम। 1 में से माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 2 टाइम, कम से कम 2 बार तो आपका आएगा ही। दो से ज्यादा बार आ सकता है। अब क्या होगा देखिए, अब 6 0 टाइम आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आपका क्या है, 1/6 होगा। 6 टोटल पॉसिबल आउटकम है और उसमें 6 कितना, 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 का क्या है, 1 माइनस 1/6 5/6 होगा प्रोबेबिलिटी। ये हो गया। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 0 टाइम का क्या होगा, तो 4C0, क्योंकि एक भी बार आपका चारों में से ना नहीं आएगा तो उसका क्या होगा, इसको हम लोग लिखते क्या है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एनसीआर एनसीआर पी टू द पावर ऑफ आर क्यू टू द पावर ऑफ एन माइनस आर, ये आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का होता है। वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से लिखे हैं, या फिर इसको आप इसको सीधे से समझिए ना कि आपका 6 एक भी बार नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब चारों बार आपका नहीं 6 आया है, तो आपका सीधे क्या होगा, 5/6 टू द पावर ऑफ 4 होगा ना। इसका देखिए 4C0 आपका 1 होता है, 1/6 टू द पावर 0 1, ये भी 5/6 टू द पावर 4 है ना। तो कॉन्सेप्ट से भी आप निकाल सकते हैं और बाइनोमियल से भी निकाल सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1 टाइम, 4C1, वो 4 में से कौन सा टाइम आपका जब वो आपका 6 आएगा, 4C1 वो सेलेक्ट कर लिए। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। एक बार 6 आ गया तो बाकी 3 बार क्या आएगा, नहीं 6 आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 टू द पावर ऑफ 3। तो ये आपको सॉल्व करेंगे, 19 डिवाइड बाय 144 आएगा। अब समझ में आया सबको, बोलिए, चले आगे। ठीक है ना, नहीं सर, नहीं समझ में आया अभी भी। चल बेसिकली इसमें कह रहा है कि हम लोग एक डाइस को 4 बार थ्रो किए हैं, एक डाइस को 4 बार थ्रो किए हैं, तो इसमें बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम आपका 2 बार तो, कम से कम 2 बार, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। 2 से ज्यादा में क्या क्या होगा, 2 3 4, कम से कम 2 बार तो आपका 4 है, तो इसको 1 माइनस करके लिख सकते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, कहाँ तेरा गुड मॉर्निंग चल रहा है यार, तुम लोग अभी नए नए कनेक्ट हुए हो क्या, या तुम लोग, चलो एक बार लास्ट में मैं बता रहा हूँ। अब लोग जो नए आएंगे, तो जो जहां से क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है वहां से आप लोग ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर उसको 10 3 4 बार मैं तो नहीं बताऊंगा ना। आप लोग का वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। छूट जा रहा है तो, समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐसे कर करके दो दो लोग ज्वाइन होते जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना बाकी लोग को भी। हाँ, इसमें क्या कह रहा है कि एक डाइस को हम लोग 4 बार थ्रो किया गया है। पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है, क्या पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें कह रहा है कि एक डाइस को हम लोग 4 बार थ्रो किया गया है, तो 4 बार हम लोग थ्रो किया गया है, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 बार आपका 4 आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 2 टाइम, कम से कम 2 बार। इसको हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी और 4 बार भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको भी आप सॉल्व करके निकालेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 2 टाइम प्लस 3 टाइम प्लस 4 टाइम। और इसको हम लोग जो हम लोग निकाले हैं दोनों बराबर आएगा। उस तरीके से तुम आपको बताए थे कल ही कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन या फिर ये पीएनसी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका नहीं होता है, मल्टीपल तरीका होता है। इसको सॉल्व करिए चाहे इसको सॉल्व करिए, सेम ही आएगा। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 0 टाइम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1 टाइम, यही ना हुआ।
एक में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, वो प्रोबेबिलिटी जिसमें से 6 आने का चांस 0 है और 6 आने का चांस 1 है। तो बाकी क्या बचा है, 6 आने का चांस 2, एटलीस्ट 2 तो होगा, 2 3 4, वही ना बचा। और हम लोग, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 1 - 1/6 होगा। एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 टोटल पॉसिबल आउटकम है और 6 क्या है, एक बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 1 - 1/6 हुआ, तो कितना हुआ, 5/6 हुआ। और अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 0 टाइम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एन सी आर पी टू द पावर ऑफ आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, ये होता है। उसको आप नहीं भी लगाएंगे, ऐसे नॉर्मल उससे सोचेंगे तब भी आप इसको लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 0 टाइम क्या होगा कि आपका एक भी बार 6 नहीं आया, मतलब चारों बार आपका 6 नहीं आया, ठीक है। तो चारों बार 6 नहीं आया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, तो 5/6 टू द पावर ऑफ 4 होगा। तो वही ये लिखा है, देखिए 5/6 टू द पावर ऑफ 4। और ऐसे क्या लिख सकते हैं, 4C0 1P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/6 है टू द पावर ऑफ 0, Q क्या है 1 माइनस P, ये Q है टू द पावर ऑफ n - r। देखिए वही है, फॉर्मूला बैठाइए, माइनस ये क्या है, P1 है, इसको करिए 4C1, अब वो चार में से एक 4C1 P टू द पावर ऑफ r Q टू द पावर ऑफ n - r, फॉर्मूला से भी और ऐसे भी समझिए कि चार में से एक बार आपका 6 आ रहा है, वो चार में से कौन सा एक बार 6 आएगा, पहले वो हम लोग को चूज करना पड़ेगा ना। 4C1 चूज कर लिए, उसका 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। एक बार 6 हो गया, बाकी तीन बार क्या नहीं 6 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। उसका क्या, पावर 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 144। ठीक है, अब समझ में आया ना, आगे बढ़ू। क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। सपोज दैट अ शॉप हैज अ इक्वल नंबर ऑफ एलईडी बल्ब ऑफ टू डिफरेंट टाइप, एक, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलईडी बल्ब लास्टिंग मोर देन 100 आवर गिवन दैट इट्स टाइप। ठीक है, टाइप 1, दो तरह का एलईडी बल्ब, दो टाइप का है, एक है टाइप 1 का और एक है आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइप 2 का। ठीक है, और ये कह रहा है इक्वल नंबर में, मतलब अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, तो ये n है तो ये भी n है। तो प्रोबेबिलिटी, अगर हम लोग एक एलईडी बल्ब निकाल रहे हैं, उसके निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, एक एलईडी बल्ब निकाल रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइप 1 का निकलेगा, 1/2 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल नंबर में, टाइप 1 भी जितना है उतना ही टाइप 2 है। अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, ये n है तो ये भी n है। तो हम लोग एक बल्ब निकाल रहे हैं उसमें से, टोटल में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइप 1 का होगा, 1/2 होगा। और टाइप 2 का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी 1/2 होगा। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट ये दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलईडी बल्ब लास्टिंग मोर देन 100 आवर, कि जो एलईडी बल्ब है वो 100 आवर से ज्यादा लास्ट करेगा। वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा टाइप है। टाइप 1 अगर 100 आवर से ज्यादा लास्ट कर रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी 0.7, और टाइप 2 100 आवर से ज्यादा लास्ट कर रहा है तो 0.4 है। इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एलईडी बल्ब चूजेड रैंडमली हैज लास्ट, तो प्रोबेबिलिटी पूरा पूछ रहा है कि लास्ट मोर देन 100 आवर, 100 आवर से ज्यादा लास्ट करे, यही ना पूछ रहा है। तो कल मैं बताया था ना ट्री डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट, देखिए वही चीज है ये भी, प्रोबेबिलिटी लास्ट मोर देन 100 आवर, ट्री डायग्राम से मतलब उसी तरह एक तरीके से। तो क्या है, एक तो की प्रोबेबिलिटी की वो टाइप 1 का है, टाइप 1 का प्रोबेबिलिटी इंटू 100 आवर, इंटू 100 आवर का प्रोबेबिलिटी, प्लस टाइप 2 का वो टाइप वो निकाला गया है। इसमें क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी इज दैट एलईडी बल्ब चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम, मतलब कि जो ढेर है बल्ब का, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 है और इक्वल नंबर में है, उस ढेर में से हम लोग एक बल्ब निकाला गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 100 घंटे से ज्यादा लास्ट करेगा, ये प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। तो ये क्या होगा, इसमें दो दो एक तो हो सकता है कि वो टाइप 1 का निकल रहा है, और टाइप 1 का निकल रहा है, और टाइप 1 के 100 आवर होने का प्रोबेबिलिटी क्या, 0.7। ये क्या होगा, 1/2 इंटू 0.7 प्लस टाइप 2 होने का,
और उसका 100 आवर होने का प्रोबेबिलिटी पी लगा लीजिए, ठीक है। तो टाइप 2 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और टाइप 2 में अगर है तो उसका 100 आवर से ज्यादा लास्ट करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। इसको सॉल्व करिए, क्या होगा? उसको 0.35 प्लस 0.2, ये कितना होगा? 0.55, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें ये कह रहा है कि एक ढेर है, उसमें एलईडी बल्ब रखा गया, हम लोग को नहीं पता कितने नंबर ऑफ एलईडी बल्ब है, ठीक है। अब उसमें दो तरह का टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2 एलईडी बल्ब है। तो ये बताओ, अगर आपके इक्वल नंबर ऑफ एलईडी बल्ब है, उसमें एक ढेर है, उसमें एलईडी बल्ब रखा गया है, और दो टाइप का है, टाइप 1 टाइप 2, लेकिन इक्वल नंबर है, टाइप 1 भी इक्वल नंबर है, जितना है उतना ही टाइप 2 है। तो हम लोग उसमें से एक एलईडी बल्ब निकाला जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो टाइप 1 होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइप 2 1/2 होगा? यदि यहां तक समझ में आया ना? अब देखिए, अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि कोई एक बल्ब है, वो 100 आवर से ज्यादा लास्ट कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा टाइप है। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइप है। अगर वो टाइप 1 है तो 0.7 प्रोबेबिलिटी है, अगर वो टाइप 2 है तो 0.4 है। तो क्वेश्चन में ओवरऑल पूछ रहा है कि वो ढेर में से एक बल्ब निकाले हम लोग, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 100 आवर से ज्यादा लास्ट करेगा? इसमें दो केस बनेगा ना आपका, कि जो ढेर में से हम लोग जो बल्ब निकाला गया है, एक वो हो सकता है टाइप 1 हो, एक वो हो सकता है टाइप 2 हो। तो टाइप 1 है, तो टाइप 1 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और उसमें भी अगर 100 आवर से ज्यादा लास्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7। पहला केस का ये हो गया। अब दूसरा केस का क्या है? टाइप 2 निकले, तो टाइप 2 निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और उसमें 100 आवर से ज्यादा लास्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। वो मल्टीप्लाई किए, दोनों को ऐड कर दिए हम लोग, ये आ गया 0.55। हाँ, एफटी में आ जाएगा ये क्वेश्चन। एफटी में आ जाएगा, मैथ्स में भी आ सकता है, एफटी में आ सकता है, एफटी में आएगा, एफटी में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब समझ में आया मयूर? चले आगे, यार लिख दो यार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अ कैंडिडेट वर आस्क्ड टू इंटरव्यू विथ 3 पेन ईच। कह रहा है कि एक कैंडिडेट को इंटरव्यू में 3 पेन लाना अलाउ है, और 3 पेन में से कौन कौन सा कलर हो सकता है? एक हो सकता है ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, इन चारों में से कोई भी 3 वो ला सकता है, ठीक है। वर परमिटेड पेन कलर्स दैट अ कैंडिडेट कुड ब्रिंग। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट कम्स विथ ऑल 3 पेन हैविंग द सेम कलर। कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पेन लाया है, वो सब सेम कलर का है, वो सब सेम कलर का है। अब देखिए इसमें, अब आपको पता है ना कि एन है, एन सी आर आपका क्या होता है? एन में से आर कॉम्बिनेशन आप चूज कर रहे हैं, ये क्या होता है? विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब कि एन में से अगर कोई चूज कर लिए, फिर उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं, फिर बाकी में से हम लोग चूज करते हैं। और एक होता है, ये आपको पता है, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, ये होता है विथ रेपिटेशन, विथ रेपिटेशन। मतलब एक चीज आप मल्टीपल बार चूज कर सकते हैं, समझे ये चीज? एनसीआर क्या होता है? एन में से आर कॉम्बिनेशन आप चूज किए हैं, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है?
हाँ, इसमें क्या है? इसमें ये है कि हाँ, मतलब कि आपका एनसीआर क्या होता है? विदाउट रेपिटेशन। एन में से 8 चीज़ आपको चूज़ करना है। उसका कॉम्बिनेशन कितना पॉसिबल बन सकता है विदाउट रेपिटेशन, वो होता है एनसीआर। और n प्लस आर माइनस 1 सीआर क्या होता है? विथ रेपिटेशन। एन में से 8 चीज़ आपको चूज़ करना है और एक चीज़ मल्टीपल बार आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसका नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा? n प्लस आर माइनस 1 सीआर। अब देखिए, इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि आपके पास कितना पेन है? कितने तरह का पेन है? ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड। 4 तरह का है आपके पास। और वो 4 में से हम लोग को 3 चूज़ करना है विथ रेपिटेशन। आप क्या ब्लैक पेन, आप जो 3 पेन आप चूज़ कर रहे हैं उसमें से तीनों ब्लैक हो सकता है, 2 ब्लैक भी हो सकता है, तीनों ब्लू भी हो सकता है, तीनों ग्रीन भी हो सकते हैं, 3 रेड भी हो सकता है। तो ये देख रहे हैं विथ रेपिटेशन आ रहा है। अब आप ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना इसमें, जैसे लिख-लिख के कि आप 3 पेन का क्या-क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? ब्लैक, ब्लू, क्या क्या बन सकता है? ब्लैक, 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 ब्लू, ब्लैक, ब्लैक। ऐसे कर करके बहुत कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें। ठीक है? ऐसे कर करके बहुत बनेगा। तो वो आप ऐसे गिनती करते रह जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ मिस हो जाए। उसके लिए ये फॉर्मूला एक चीज है कि n प्लस आर माइनस वन सी आर, ये आपका क्या होगा? इसमें 4 आपका टोटल है और उसमें से 3 करना है। तो क्या होगा? 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3, ये कितना हुआ? 6c3, 6c3। तो सॉल्व करिए, कितना है? 20 आया। तो 20 पॉसिबल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे। समझ रहे हैं? टोटल 20 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। 20 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन होगा इसमें चारों ब्लैक, चारों रेड, चारों आपका ग्रीन, चारों आपका ब्लू। फिर एक इसमें एक ऐसा भी आ जाएगा जिसमें एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। चार नहीं, मतलब तीन, सॉरी 4 बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे 3 होगा। 3 सेलेक्ट करना है ना, गलत कर दिया। ठीक है, 3 मतलब। ठीक है, 3 करना है ना। तो एक केस ऐसा होगा इसमें तीनों ब्लैक, एक केस इसमें तीनों ब्लू, तीनों ग्रीन, तीनों रेड। एक केस होगा इसमें एक ब्लू है, एक ब्लैक है, ग्रीन है। तो ऐसे कर करके बहुत होंगे, तो आप ऐसे गिनते रह जाएंगे, हो सकता है मिस हो जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना पॉसिबल है? 20। अब आपको क्या पूछ रहा है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि सब एक कलर का हो? ऑल थ्री पेन हैव सेम कलर। इसमें 4 टोटल है ना, क्या हो सकता है? ब्लैक, 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 ब्लू, 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 ग्रीन, 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 और रेड, रेड, रेड। ये 4 पॉसिबल है कि सब सेम कलर का है। तो 4 आपका है पॉसिबल आउटकम ऑफ द इवेंट डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 20। ये कितना आ गया? 1/5। कितना हो गया? 0.2। ऑप्शन कुछ गलत दिया है क्या? होगा तो यही मेरे ख्याल से। आंसर तो ये आना चाहिए। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। हाँ, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। इसका शायद एक क्वेश्चन आपका आगे भी था, क्योंकि मैं देखता हूँ। देखो, देखो सेम क्वेश्चन है इसमें। देखो, इसमें ऑप्शन मैच हो रहा है 1/5। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन मैच हो रहा है 1/5, 0.2। इसमें वाले में इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नहीं मैच होगा, गलत दिया है। मैं देख ही ले रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है आपका। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना? मेन ये कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, मेन है कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? 1/5, 0.2 आंसर हुआ। तो कोई मैच नहीं कर रहा है। आगे क्वेश्चन तो उसमें मैच किया। ठीक है, समझ में आया? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए बेसिक क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे 6c320 कैसे होगा, कितना होगा भाई 6c3, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखो भाई देख लेता हूँ मैं। 6c3 क्या होगा ये, फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 होगा। ये क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू ये 4 होगा, और ये फैक्टोरियल 3 कट गया, और 3 2 जा 6, 6 6 कट गया, 5 4 जा 20, 20 तो होगा यार। क्या यार 20 तो हो रहा है। देव, नहीं सर मुझे समझ नहीं आया सर, इसलिए रिपीट कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछना नहीं समझ में आया, तू पूछ रहा है 6c320 कैसे होगा। देख इसमें ये है कि एक इंटरव्यू में 3 पेन लाना अलाउ है, और वो 3 पेन या फिर ब्लू कलर का हो सकता है, या फिर ब्लैक, या ग्रीन, या फिर रेड, या फिर उसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैंडिडेट जो सब 3 पेन ला रहा है वो तीनों पेन सेम कलर का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 पेन ऑफ सेम कलर क्या है। तो ऊपर आपका क्या आएगा, 4 ही ऑप्शन है ना, सब सेम कलर क्या क्या हो सकता है, या फिर तीनों रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ऊपर 4 हो गया, अब नीचे क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए आप ऐसे लिखते रह जाएंगे ना, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ब्लू ब्लू ब्लू, रेड रेड रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ब्लैक ब्लू रेड, तो आपका बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है उसमें मिस हो जाए। तो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए। एनसीआर होता है विदाउट रेपिटेशन, और एन प्लस आर माइनस वन सी आर होता है विथ रेपिटेशन। इसमें क्या है, रेपिटेशन हो रहा है ना, क्योंकि आपका ब्लैक रिपीट हो सकता है। तो कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, क्या है एनसीआर, मतलब एन क्या है आपका, एन है 4, मतलब जिसमें से आपको चूज करना है, 4 में से 3 चूज करना है। तो एन, एन हो गया 4, और आर हो गया 3, हो गया। तो ये क्या होगा 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 होगा, तो क्या होगा 6c3, तो 20 हो गया, और 4/20 1/5 इक्वल टू 0.2 हो गया। समझ में आया, मतलब 20 तरीका कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 पेन का अ, ले जाने का, जिसमें ब्लैक ब्लू ग्रीन और रेड का ऑप्शन अवेलेबल है। आपके पास ऑप्शन है ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड, और आपको 3 पेन ले जाना है, और आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं जिसमें रेपिटेशन अलाउ है, मतलब 2 ब्लैक ले जा सकते हैं। तो ये 20 पॉसिबल आउटकम है, और उसमें टोटल 20 में से 4 वो केस होगा जिसमें से सब पेन एक कलर का होगा। तो वही आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो 4/20 हो गया 1/5, ठीक है। चलिए आगे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, ये देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ क्या होता है, यहाँ पे दिया है 0.5, अगर वो 0.25 अगर वो x 1 से 5 के बीच में है, और 0 अदरवाइज। अब आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी से लेके 4 लेस देन इक्वल टू 4, क्या है 4 से कम, माइनस इंफिनिटी से लेके 4 एफ एक्स डी एक्स होगा। इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तोड़ा है, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के एक 1 तक, और 1 से लेकर के 4 तक, क्योंकि ये केस बन रहा है ना 1 से 5 का, और 1 से कम का एक एक अपना अलग है, अदरवाइज में आ जाएगा। ये क्या होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पे क्या होगा एफ एक्स डी एक्स होगा। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक अगर है, तो ये एफ एक्स क्या जीरो है, अदरवाइज में आएगा, ये जीरो हो गया। तो जीरो एक्स डी एक्स से पूरा ओवरऑल टर्म जीरो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 4 एफ एक्स डी एक्स, अगर 1 से 4 है
1 से 5 का केस है जिसमें 0.25, तो 1 से 4 में भी 0.25 होगा, तो 0.25 dx होगा। अब इसको इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा 0.25 x, और इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना 1 से 4 पुट करिए, 0.25 इंटू 4 - 1, 0.25 इंटू 3, ये कितना होगा 0.75 होगा, 3/4। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? आगे चले। गुड इवनिंग भाई। फिर नेक्स्ट देखिए, ये भी वही है। आपका क्या होता है, कोई भी आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ दिया हुआ है, इसका एक आपका वो पता है ना, एक वो होता है, इसको इंटीग्रेट करते माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, 1 होगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है और उसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, एफ एक्स डी एक्स 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना। मान लीजिए दो केस है, हेड और टेल। हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो उन दोनों को सम करेंगे 1 होगा ना। उसी तरह डाइस में देख लीजिए, डाइस में 1 2 3 4 5 6 6 केस बन रहा है, 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने का 1/6, सबका 1/6 है, सबको ऐड करेंगे कितना 1 होगा। तो वही वही जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ है, किसी एक पॉइंट पे डिफाइन है, और उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हर पॉइंट पे निकालेंगे, तो वो 1 आएगा ना। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करिए। ये क्या, ये एफ दिया हुआ है, ए प्लस बी एक्स, इसको इंटीग्रेट करिए, एफ एक्स डी एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन ये 0 से 1 डिफाइन ही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डालेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो फिर वो जो टर्म है बाकी सब जगह, क्योंकि डिफाइन ही नहीं तो 0 हो जाएगा। देखिए सर, 0 से डिफाइन ही है, तो 0 से 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी एक्स क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, 0 से 1 पुट करिए, ये क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 होगा, माइनस 0 0 कट जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ, नहीं ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 से 1, 1 के बराबर है। अब देखिए, अब इसमें क्या आपको करना है, ऑप्शन चेकिंग करना है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, A1 B4, A1 B4 पुट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, A0.5, A0.5 B1 इसको पुट करते हैं, A0.5 B1 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है ना। 0.5 बी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1/2 कितना होगा 0.5, ये 1 के बराबर है, हाँ 1 के बराबर है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। A0 B1 पुट करेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, देखिए नहीं कर रहा है, देख के पता चला, A1 B1, A1 B-1, A1 B-1 अगर होगा, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो क्या कौन सा ऑप्शन चेकिंग से आपको पता चला, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कहेंगे ऑप्शन चेकिंग से भी काम चल जाता है। सी ऑप्शन कैसे होगा संतोष, बताओ भाई, सी ऑप्शन कैसे होगा, बी होगा ना। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बी होगा ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इस तरह क्वेश्चन हम लोग थोड़ा किया गया है पिछले बार, तो इसमें क्या, टू फेस फेयर कॉइन हैज इट्स फेस डेजिग्नेटेड एज हेड एंड टेल, मतलब अनबायस्ड कॉइन है। द कॉइन इज टॉस 3 टाइम in a succession to record the following outcome, head head head. If the coin is tossed one more time, the probability up to 1 decimal place of obtaining head again। मैं कह रहा है कि कॉइन को आपको 3 बार टॉस कर चुका गया है, और 3 बार हेड ऑलरेडी आ चुका है। एक इवेंट डिफाइन किया है, एक इवेंट डिफाइन किया है कि
गेटिंग हेड हेड हेड, 3 बार टॉस किया गया और तीनों बार हेड आया। ये एक इवेंट इवन डिफाइन किया है, एक इवेंट ई टू डिफाइन किया है यहाँ पे। क्या है इवेंट ई टू? इवेंट ई टू ये है कि गेटिंग हेड इन फोर्थ टाइम, गेटिंग हेड फोर्थ टाइम, फोर्थ टाइम बस गेटिंग हेड का, ये इवेंट ई टू है। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे ई टू ई वन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपसे क्या पूछ रहा है कि आपका जो चौथे बार आप टॉस कर रहे हैं, चौथे बार जब कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आए, गिवन डेट कि पहले 3 बार आपका हेड आ चुका है, यही ना पूछ रहा है आपसे। देखिए क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी आपसे ये ई टू ई टू बाई ई वन मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी जब हम लोग चौथी बार टॉस कर रहे हैं तो हेड आए, गिवन डेट कि आपका 3 बार ऑलरेडी हेड आ चुका है, यही हुआ ना। अब ये क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या हुआ? मतलब E1 का मतलब ये हेड हेड है और चौथी बार भी हेड है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 4 टाइम, ये ना हुआ E1 इंटरसेक्शन E2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 3 टाइम। देखिए सिंपल है, बन गया। कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होता है? देखिए, हाँ, अब आपका कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होता है? 1/2 होगा ना, 1/2 होगा ना। तो पहली बार भी हेड आए, इनटू मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, ये आपको याद है ना, कल बताया था, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 4 बार, 4 बार लगातार हम लोग कॉइन टॉस किया गया, 4 बार लगातार हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? पहली बार भी हेड आया मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी इनटू 1/2 इनटू 1/2 इनटू 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 3 टाइम, जब 3 बार टॉस किया गया, 3 ही बार टॉस किया गया, तो इसका क्या होगा? 1/2 इनटू 1/2 इनटू 1/2। देख रहे हैं 1/2 आएगा आंसर, ऑप्शन बी। समझ में आया है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग कॉइन को 3 बार टॉस कर लिया गया है, अब चौथी बार टॉस कर रहे हैं। कह रहा है कि आपका क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम लोग चौथी बार टॉस कर रहे हैं तो वो हेड आए, गिवन डेट की जब 3 बार हम लोग टॉस किया गया वो 3 बार लगातार हेड आ चुका है। तो यही ना होता है ई टू ई डिवाइड बाई E1। ये क्या होता है? E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाई E1। E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या हुआ कि 3 बार लगातार हेड आ चुका है और चौथी बार भी हेड आ रहा है, मतलब कि 4 बार लगातार हेड आ रहा है। और 4 बार लगातार हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 1/2 1/2 1/2 हुआ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एक बार जब टॉस किया गया 1/2 है, तो वो हेड आया मतलब 1/2, फिर इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ऊपर का हुआ। नीचे का जब 3 बार हेड आने का वैसे 1/2 1/2 इंटू 1/2, 1/2 हुआ आंसर। समझ में आया ये? बताओ भाई। हम्म, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन है, मीन वैल्यू पूछ रहा है आउट द आउटकम। आपको पता है कि मीन वैल्यू क्या होता है? एक्सपेक्टेशन के बराबर होता है। मीन वैल्यू एक्सपेक्टेशन EX के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉलो कर रहा है, देखिए इसमें क्या है कि एक डाइस है, इसको रोल किया गया, तो डाइस को रोल किया क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ये x है, ये px, यही ना हम लोग लिखते हैं, ऐसे चार्ट बनाते हैं। 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 आने का 1/6, 3 आने का 1/6, 4 आने का 1/6, 5 आने का 1/6, 6 आने का 1/6। अब एक्सपेक्टेशन EX क्या होता है? x px होता है, समेशन ऑफ जितना भी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा? 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6, ऐसे करके करेंगे ना। 6 इंटू 1/6, 1/6 कॉमन कर लीजिए, एक से लेके 6 टर्म एन 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 प्लस 1/2 होता है, 10/2, तो उससे कट गया, साढ़े 3 आंसर आ गया। ये हो गया।
ऑप्शन डी को 1 + 2 + 3 + 4 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2 होता है ना। तो फर्स्ट 6 नंबर का सम का बराबर क्या होगा? मतलब 1 + 2 + 3 कर करके 6 तक क्या होगा? 6 + 7 डिवाइड बाई 2 होगा। तब छोटा छोटा टिक रहता है, याद रहता है, फटाफट सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है। ये क्या हो गया? अरे मल्टीप्लाई है ना। तो ये हुआ 7×3 = 21 हुआ, वही है 21 डिवाइड बाई 6 3.5 आ गया। समझ में आया? हम्म। चले आगे। ये क्वेश्चन देखिए। ये क्या कह रहा है कि एक अर्न है, उसमें 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, और उसमें कह रहा है इन द फर्स्ट ड्रॉ 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम एंड डिस्कार्टेड विदाउट नोटिसिंग इन कलर। मतलब पहली बार हम लोग बॉल निकाला गया, एक अर्न है उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, हम लोग उसमें से एक बॉल निकाला गया और विदाउट नोटिस किए उसको हम लोग हटा दिया गया, हम लोग को पता नहीं है कौन सा कलर है। अब कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब दूसरे बार हम लोग निकाला जाए वो रेड बॉल है। तो अब देखिए पहले केस का पहला जब बॉल निकाले उसका दो केस बन सकता है ना। केस वन कि जो फर्स्ट बॉल निकाल रहे हैं वो रेड है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि इसलिए दो केस बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, केस वन की जो फर्स्ट बॉल निकाल रहे हैं वो रेड है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इस केस का? इस केस का ही क्या प्रोबेबिलिटी आप ये बताइए। फर्स्ट बॉल निकालने रेड है उस होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल बॉल कितना है? 10, उसमें से रेड कितना है? 5। अब अब इस केस में हम लोग निकाल रहे हैं सेकेंड बॉल। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी केस के अंदर हम लोग जा रहे हैं सेकेंड बॉल निकाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकेंड बॉल हम लोग निकाल रहे हैं वो भी रेड हो? अब देखिए केस वन है कि पहला बॉल जो निकाला गया वो रेड है, उसका होने का प्रोबेबिलिटी ये दिया है। एक बॉल निकाल दिए, टोटल बॉल कितना बचा? 9 बचे ना। तो जब सेकंड बॉल निकाले तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना? 9 होगा। और इसी केस में सेकंड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 4 होगा ना, क्योंकि आपका पहला बॉल रेड निकल चुका है। ये हो गया 4/9, 4/9 हो गया। तो ये आपका ये हो गया केस वन। केस टू क्या है कि जो फर्स्ट बॉल निकाल रहे हैं, जो फर्स्ट बॉल हम लोग निकाल रहे हैं वो ब्लैक है, इस कलर का ब्लैक। इसका होने का क्या प्रोबेबिलिटी? इसका भी होने का प्रोबेबिलिटी 5/10 है। अब इस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी सेकेंड बॉल रेड, तो पहला बॉल, सेकंड केस ये है कि पहला बॉल जो हम निकाले वो ब्लैक है, उसका प्रोबेबिलिटी 5/10, वो बॉल निकाल के हटा दिया गया। कितना बॉल बचा? 9। 9 बचा टोटल बॉल। तो अब सेकंड बॉल हम निकाल रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हुआ? 9। उसमें भी सेकंड बॉल रेड है, तो इसमें आपका पांचों पांचों रेड है ना, 5/9 हुआ। 5/9 हुआ। अब इसमें क्या पूछ रहा है? दो केस है, दोनों केस ऐड कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी की सेकंड बॉल रेड है, तो दो केस है ना, तो पहली बात तो केस वन होने का प्रोबेबिलिटी 5/10 इंटू उसमें उसके अंदर सेकेंड बॉल रेड निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी 4/9 प्लस 5/10 इंटू 5/9। ये ना हुआ? इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 2/9 प्लस 5/18 आ रहा है, कितना? 1/2, 0.5, 1/2, ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया? 5/9 होगा सेकेंड केस। हम्म। ठीक है, समझ में आया आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है?
0.1. The company sells screw in a packet containing 5 screw. Given the statistics, a guarantee of replacement if one or more screw, एक या एक से ज्यादा स्क्रू अगर पैकेट का डिफेक्टिव है तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा. तो क्या प्रोबेबिलिटी कि रिप्लेस हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिप्लेस्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिप्लेस्ड मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये ना होगा, और ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिप्लेस्ड. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव 0. एक भी नहीं डिफेक्टिव में से 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? एक डिफेक्टिव, दो डिफेक्टिव, तीन डिफेक्टिव, चार डिफेक्टिव, यहाँ 5 तक है तो 5 डिफेक्टिव. अभी देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव 0 मतलब पांचों के पांचों आपका क्या है? डिफेक्टिव नहीं है. डिफेक्टिव नहीं है तो डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आपका है 0.1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितना होगा? 1 माइनस 0.1 होगा, वो कितना होगा आपका? 0.9 होगा. ये समझ में आया ना? तो अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव 0 मतलब पांचों के पांचों आपका नॉन डिफेक्टिव है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है आपका? एक का 0.9 है, टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा. ये क्या है देखो, ये इसको बाइनोमियल से भी लिख सकते हो, एन सी आर पी टू द पावर ऑफ आर क्यू टू द पावर ऑफ एन माइनस आर, वेयर एन क्या है? यहाँ एन का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू इस केस में 0 है. पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव, वो आपका 0.1 है. क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिफेक्टिव, वो 0.9 है. और आर का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, तो ये अपने आप ये वैल्यू 5 हो गया. देखो इसमें पुट करेंगे, सेम आ रहा है. कॉन्सेप्ट में बताया अभी वही आंसर आ रहा है. और बाइनोमियल वाला जो हम लोग लगा रहे हैं, एनसीआर पी टू द पावर ऑफ आर क्यू टू द पावर ऑफ एन माइनस आर, ये ना होता है कि 5 में से 0 सेलेक्ट करिए, फिर उसके डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी पी है तो नॉट डिफेक्टिव होने का क्यू, पी टू द पावर ऑफ आर क्यू टू द पावर ऑफ एन माइनस आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ये ना होता है. इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? ये होगा 1 माइनस 0.5905. ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे कितना? 0.4095 इसके बराबर होगा. क्या हुआ? वीटी कौन है भाई? समझ में आया क्वेश्चन? वीटी तुमको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? वीटी का पावर 5 कैसे आया? क्योंकि 5 है ना, एक में 5 है ना आपका, एक पैकेट में 5 स्क्रू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्टिव मतलब पांचों के पांचों नॉन डिफेक्टिव है. पांचों के पांचों, उसमें कह रहा है कि एक पैकेट में 5 स्क्रू है. ठीक है, अब कह रहा है कि अगर एक से भी ज्यादा स्क्रू, एक या एक से ज्यादा स्क्रू अगर डिफेक्टिव हो गया तो पूरा रिप्लेस कर देगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिप्लेस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिप्लेस पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिप्लेस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्टिव. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्टिव मतलब क्या हुआ कि जो पांचों के पांचों स्क्रू है वो आपका नॉन डिफेक्टिव है. ठीक है, समझ में आया भूपेश? वीटी पिछला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं. बता रहा हूं, पिछला क्वेश्चन क्या था? अच्छा, ये केस वाला क्वेश्चन. इसमें कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए. क्वेश्चन आपको समझ में आया वीटी?
क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास अर्न है, उसमें 5 रेड है, 5 ब्लैक बॉल है और हम लोग उसमें से एक बॉल पहली बार एक बॉल निकाले और उसको बिना देखे हटा दिए। अब दूसरी बार हम लोग बॉल निकालने जा रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड है? तो इसमें 2 केस बन सकता है। एक केस की जो पहला बॉल निकाल रहे हैं, वही रेड है। फर्स्ट बॉल निकाले वो रेड है। तो फर्स्ट बॉल रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/10। और उसके अंदर जब पहला बॉल रेड निकल गया तो उसको हटा दिए ना फिर। अब उसके अंदर फिर हम लोग सेकंड बॉल निकालने जा रहे हैं, सेकंड बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अब रेड हम लोग निकाल दिए तो अर्न में कितना बॉल बचा? फर्स्ट केस में 9 बॉल बचा, जिसमें से 4 रेड है, 5 ब्लैक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हुआ सेकंड बॉल रेड का? 4/9 हुआ। तो वही आया है। फर्स्ट केस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इन फर्स्ट केस, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। वही लिखे हैं यहाँ पे। प्लस सेकंड दूसरा केस की फर्स्ट बॉल निकल रहा ब्लैक। अब अन में 5 रेड है, 5 ब्लैक है। तो सेकंड केस ही होने का प्रोबेबिलिटी क्या है आपका कि पहला बॉल ब्लैक निकल रहा है? वही होगा 5/10, 1/2। और अब उसके अंदर जब सेकंड केस हो गया तो एक बॉल हम लोग निकाल दिया गया। अब कितना बॉल बचा? 9 बॉल, जिसमें से 5 रेड है एक और 4 ब्लैक है। अब इसमें सेकंड केस में हम लोग जब दूसरा बॉल निकाल रहे हैं तो उसका रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/9 होगा, क्योंकि 9 बचा है और उसमें से 5 आपका क्या है? रेड है। 5/9 होगा। तो अब ये अब सेकंड केस के अंदर आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकलने का क्या हुआ? 5/9 हुआ। सेकंड केस पूरा आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/10 इंटू 5/9, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ। इसमें क्या क्या पूछा है कि अभी हमको पता ही नहीं है कि पहला बॉल क्या है। अगर मान लो इस केस में हमको पता होता कि पहला बॉल रेड है, पहला बॉल रेड निकल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल निकालने का क्या आंसर होता है? केवल 4/9 होता। केवल 4/9। इसमें आप फर्स्ट केस का वो मल्टीप्लाई करते ही नहीं। लेकिन इसमें आपको पता ही नहीं है, तो जो केस निकल रहा है उसका भी प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? बोलो भाई, क्लियर है? इसी इसी में अगर क्वेश्चन में कह देता कि पहला बॉल जो निकल रहा है वो रेड है, हमको पता है, तो क्या बताओ सेकेंड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड है? तो केवल 4/9 आंसर होता। लेकिन आपको पता नहीं है, तो 2 केस मानेंगे, उन 2 केस का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसके अंदर आप निकालेंगे और उन दोनों केस को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। समझ में आया? चले आगे। अब ये देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास डेक ऑफ कार्ड है, 52 कार्ड होता है ना ताश के पत्ते में। उसमें कह रहा है कि उसमें से हम लोग 3 पत्ता निकाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक किंग निकले? 3 निकाल रहे हैं ना? हाँ, 3 निकाल रहे हैं, 3 पत्ता निकाल रहे हैं। 3 कार्ड्स वर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से एक किंग हो, एक क्वीन हो, एक जैक हो? अब ये बताइए, 52 कार्ड होता है ना आपके पास, 52 में आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? आपको पता है ना? 52 होता है, इसमें 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है, रेड में आपका 13 हर्ट होता है और 13 एक और होता है, और इसमें आपका 13 क्लब होता है और 13 स्पेड होता है, और यहाँ डायमंड होता है। डायमंड, ठीक है। अब इन सब में एक एक किंग होता है, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें। टोटल किंग कितना है? 4 है। किंग टोटल आपका कितना है? 4 है। किंग आपके पास कितना है? 4 है। उसी तरह क्वीन कितना आपके पास? 4 है। और जैक कितना है? 4 है। ठीक है। अब अब देखिए, अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक किंग हो, एक क्वीन हो, एक जैक हो। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि किंग, क्वीन और जैक के में से कोई एक हो, मतलब में से हो। ये प्रोबेबिलिटी नहीं कह रहा है कि आप 52 में से 3 कार्ड निकाले हैं, उसमें पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से एक पक्का जैक हो, एक पक्का क्वीन हो, एक पक्का किंग हो। समझे? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
पक्का हो तो इसमें क्या होगा, इसमें नीचे क्या आएगा, 52 में से 3 कार्ड निकाल रहे हैं, 52C3। अब एक किंग पक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4C1 इंटू एक क्वीन पक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी, 4C1, क्योंकि 4 है, 4 में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, और एक जैक का 4C1। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो 3 पत्ता है उसमें से एक किंग होना ही चाहिए, एक क्वीन होना चाहिए, एक जैक होना चाहिए। किंग में कोई भी किंग हो सकता है, लेकिन एक किंग होना ही चाहिए। तो 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 ये हुआ, ये कितना हुआ, 4 इंटू 4 हुआ, 52C3 कितना हुआ, फैक्टोरियल 52 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल कितना, 49 हुआ। ये कितना होगा, 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है। ये हो गया। ये ऊपर कितना आएगा, 16 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5525। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देखिए आंसर किस फॉर्म में दिया है, उस फॉर्म में निकाल के मारना होता है हम लोग को टिक, ये भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। क्या आएगा आंसर यार, गलत मैं किया हूँ क्या, तो एक बार निकाल लेता हूँ। 4 इंटू 4 इंटू 4, आवाज क्लियर है ना मेरा, हेलो, सेशन रिकनेक्ट हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ था क्या सेशन बीच में। नहीं नहीं, क्वेश्चन समझो क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस तीन में से एक किंग पक्का हो, एक क्वीन पक्का हो, एक जैक पक्का हो। तो तुम केस कह रहे हो ना, वो केस है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो तीन में से किंग क्वीन जैक हो, मतलब वो उन तीनों में तीनों किंग भी हो सकता है। उसमें क्या आपका किंग क्वीन जैक तीन तीन, आपका कितना, 4 4 4 12 है ना, तो 12C3 डिवाइड बाय 52C3 होता उसका आंसर। ये प्रोबेबिलिटी है कि जो तीन कार्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो तीन या फिर किंग है या क्वीन है या जैक है, उसका कॉम्बिनेशन। तो ये चीज नहीं पूछा, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो तीन कार्ड निकाले उसमें से एक पक्का किंग हो, एक पक्का जैक हो, एक पक्का क्वीन हो। 52C3, हाँ 22 तो ये आएगा, और इसको जब तुम डिवाइड करोगे 4 से तो देखो ना आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 16, 16 ऊपर है, ऊपर का 4 एक बार और नीचे ले आओ, डिवाइड करो, 5525 आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन उस फॉर्म में है तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा ना, निकाल के चेक करना पड़ता है, ऑप्शन से भी खेलता है। आगे बढ़े, ये तो हम बता चुके हैं, पिछला ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए ऑप्शन सही दिया था, 1/5 इक्वल टू 0.2। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना सुनील। ये देखिए सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। 10, इसमें क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्मिस्टर थर्मिस्टर randomly picked from a production unit is defective। डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी है, पी क्या दिया है, 0.1, डिफेक्टिव पी से हम लोग दिखा रहे हैं, नॉन डिफेक्टिव क्यू से दिखाएंगे, कितना होगा, 1 - 0.1 होगा। डिफेक्टिव जिसको पी से दिखा रहे हैं 0.1, नॉन डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी इसको क्यू से दिखा रहे हैं 0.9। अब कह रहा है कि 10, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 थर्मिस्टर randomly picked up 3 आर डिफेक्टिव। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 थर्मिस्टर हम लोग ऐसे उठा दिया गया, उसमें से 3 आपका क्या है, डिफेक्टिव है। अच्छा, आप बाइनोमियल छोड़िए, आप अपना खुद का दिमाग लगाइए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़िए। क्या क्वेश्चन है सुनील। अच्छा सर, ऊपर का चार्ट नीचे लेके आ गया है क्वेश्चन में, हाँ लास्ट में, ठीक है बात करते हैं। हाँ, इसको आप खुद से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़िए, फॉर्मूला छोड़िए।
खुद से करिए। कह रहा है कि 10 उठाया गया, 10 में से क्या प्रोबेबिलिटी कि 3 डिफेक्टिव है? तो 10C3 करोगे, क्यों? क्योंकि 10 में से पहले वो 3 तुम चूज करोगे, वो 3 कौन सा है जो डिफेक्टिव है, ठीक है? अब उसके डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1 है, इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो 3 डिफेक्टिव हो गए, तो बाकी बचा कितना? 7। 7 क्या हो गया आपका? नॉन डिफेक्टिव। उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, कितने बार? 7 बार करेंगे, तो कितना हो गया? 10C3 0.1 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 0.9 टू द पावर ऑफ 7। ये हुआ। ये देखो, ये बाइनोमियल है ना, ये ना बाइनोमियल है। क्या होता है? एनसीआर, पी टू द पावर ऑफ आर, क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ये क्या पूछा है? पी 3, 3 क्या है? 10C3, पी क्या है? 0.1 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 0.9 टू द पावर ऑफ 10 माइनस 3 7। वही चीज है ना? क्यों? थैंक्स भूपेश। यार समझ में आना चाहिए तुम लोग को, मेन बात ये है। सॉल्व करिए इसको, कितना आ रहा है? 10C3 कितना हुआ? फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। सॉल्व करिए, कितना होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 टू 6 होगा। काटिए, 3 और ये 4, 4 12, 120 इंटू 0.1 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 0.9 टू द पावर ऑफ 7। सॉल्व करिए इसको फटाफट, कैलकुलेटर में डाल के आएगा 0.057। ठीक है? ठीक है, चलिए। इसमें आगे 2 इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इंग्लिश का। ये तो प्रोबेबिलिटी, अच्छा सुनील क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं, सुनील का क्वेश्चन पहले। ठीक है। हम्म, क्या कह रहा है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन इज 0.01। ठीक है, एक सेकंड जरा वेट करना, कॉल आ रहा है। चलो, सुनील का क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन इज 0.01, 0.001, ये प्रोबेबिलिटी है कि बैड रिएक्शन होगा फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन। डिटरमाइन द चांस दैट आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल मोर देन 2 विल गेट अ बैड रिएक्शन। आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल मोर देन 2 विल गेट अ बैड रिएक्शन। ये मेरे ख्याल से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पी ऑफ एक्स होता है इसमें ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। ये होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ठीक है, जहां पे लैम्डा आपका होता है मीन वैल्यू, जो एनपी होता है, और एन होता है नंबर ऑफ, एन मतलब यहाँ पे इस केस में कितना है? 200 होगा, 2000 सॉरी, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, और पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इस केस में कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 0.001। ठीक है, आपको कैसे पता चला? अच्छा ये बताइए, आपको ये हम कैसे बताएंगे कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है? जब आपका कोई भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगता है? जब आपका
कोई भी सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, तो वहां आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां से आप, ये एक आपका वो है, ट्रिक है, इससे आप पहचान लीजिएगा। जहां सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वहां आप कर लीजिएगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ठीक है, कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अभी तुम लोगों को पढ़ाया गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ना? ऐसे नहीं कि मैं बता दूं, तुम लोग का अभी मतलब क्लास ही नहीं हुआ इसके ऊपर। वैसे समझ लो, अगर तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही स्मॉल है, यहाँ पे कितना दे, 0.0, बहुत ही स्मॉल, इसको माना जाएगा, तो वहां पे हम लोग को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना। px क्या, e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर ऑफ x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। ये हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पूछा आपसे, प्रोबेबिलिटी पूछा है कि, आपसे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी दैट द इंडिविजुअल 2000 में से मोर देन 2 विल गेट अ बैड इंजेक्शन। इसमें क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या क्या, इसमें क्या कितना केस बनेगा, 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3 केस बनेगा। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी, वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 2000 है उसमें से 2 से ज्यादा लोग को जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो आपका क्या कहते हैं, बैड इंजेक्शन हो। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, 1 माइनस p0 p1 p2। अब हर एक का वैल्यू निकाल दीजिए, कुछ नहीं है। 1 माइनस p0 क्या होगा, p0 क्या होगा, यहाँ लैम्डा कितना होगा, लैम्डा निकालिए, 2000 इंटू 0.001, ये कितना आ रहा है, 2 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो e टू द पावर -2 to lambda to the power of 0, 2 to the power of 0 divided by 0 factorial minus e to the power of -2 into lambda 2 to the power of 1 divided by 1 factorial minus e to the power of minus lambda minus 2 lambda to the power of 2 to the power of 2 divided by 2 factorial। इसको सॉल्व करिए यार, कैसे नेगेटिव आएगा यार, तो सॉल्व करो ना पहले। ये देखो 1 माइनस e टू द पावर -2 होगा ये प्लस, वही ये कितना होगा, 2 इंटू ई टू द पावर -2, ये कितना होगा, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, 2 2 कट जाएगा, ये भी 2 होगा, 2 इंटू ई टू द पावर -2, तो 1 में से कितना माइनस कर रहे हैं, 5 ई टू द पावर -2 को माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं, सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ई टू द पावर -2, ई टू द पावर -2 इंटू 5। यार एक से कम आ रहा है भाई, कहाँ से तेरा नेगेटिव आ रहा है, 1 माइनस 0.6767 है करके, तो निकालेंगे, -1 करेंगे, या करीब आ रहा है 0.32332 के करीब। ऑप्शन इसका अप्रॉक्स होगा आपका 0.323। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? अच्छा, आप ये बताइए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया गया आपको? हाँ, पढ़ाया गया आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? हम्म, हाँ तो फिर ठीक है, मेरे को लगा अभी नहीं पढ़ाया गया होगा। चलिए, तो चलिए फिर ठीक है, आज का सेशन यही हम लोग खत्म करते हैं। अच्छा, 2 इंग्लिश का क्वेश्चन था, देखना है क्या यार इंग्लिश का क्वेश्चन, ये देखिए, एक ऑफिशियल आंसर्ड दैट दैट द कंप्लेन ऑफ द सिटीजन वुड बी लुक्ड इनटू, क्या होगा, रिस्पेक्टिवली, रेप्यूटेटिवली, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, इसमें क्या होगा ऑप्शन, क्या आपको सही लग रहा है, आप खुद बताइए। या इंग्लिश का क्वेश्चन होता है ना, वो तुम्हारे इंस्टिक्ट से थोड़ा सॉल्व होता है। रिस्पेक्टिवली होगा। हमको तो रिस्पेक्टफुली लग रहा है। सेंटेंस में डाल के बैठाओ ना, देखो सेंटेंस बैठ रहा है, द ऑफिशियल्स आंसर्ड रिस्पेक्टिवली दैट द कंप्लेंट्स ऑफ द सिटीजन वुड बी लुक्ड इनटू। ये तो इनअप्रोप्रिएट लग रहा है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। और दूसरा रेप्यूटेबली करते हैं। रेप्यूटेबली ये भी आपका ग्रामेटिकल एरर है, देखिए इसकी जगह अगर आपका रेपुटेशन होता, रेप्यूटेबल होता, तो आपका शायद यूज हो जाता, रेप्यूटेबल। ठीक है, द ऑफिशियल्स आंसर्ड रेप्यूटेबल दैट द कंप्लेन ऑफ द सिटीजन वुड बी लुक्ड इनटू। ठीक है, रिस्पेक्टफुली लग रहा है मेरे को भी। द ऑफिशियल्स आंसर रिस्पेक्टफुली, देखो ये एकदम करेक्ट सेंटेंस बैठ रहा है, ये ऑप्शन। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ही अलग है, ये ऑप्शन हमको लग रहा है। ठीक है, और ये देखते हैं इसका क्या कह रहा है कि एज अ वुमेन आई हैव नो कंट्री, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अ वुमेन हैव नो कंट्री, एज अ वुमेन आई हैव नो कंट्री, मेरे ख्याल से मतलब एज अ वुमेन आई हैव नो कंट्री का मतलब ये होगा ना कि एज अ वुमेन मतलब उसका कंट्री का कोई बाउंड्री का लिमिट नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन, इसमें ऑप्शन क्या है, वुमेन हैव नो कंट्री, वुमेन आर नॉट सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, वुमेन सॉलिडेरिटी नोज नो नेशनल बाउंड्रीज, वुमेन ऑफ ऑल कंट्रीज हैव इक्वल राइट्स। देखिए इसमें से पहला दूसरा ऑप्शन तो गलत लग रहा है मेरे को, लास्ट ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें ये इक्वल राइट्स हैव इक्वल लीगल राइट्स, इसका मीनिंग इस सेंटेंस से नहीं आ रहा है, इस सेंटेंस से इसका मीनिंग नहीं आ रहा है। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस से इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से सी होगा कि वुमेन का जो हैव नो, एज अ वुमेन आई हैव नो कंट्री का मतलब कि सॉलिडेटरी, उसका नेशनल बाउंड्री कोई डिफाइन नहीं है, बाउंड्री के बियॉन्ड भी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.